तो नमस्कार। आपका स्वागत है द साइंस हब में। दोस्तों, जो अपनी सीरीज चल रही थी आरआरबी साइंस ग्रुप डी रेलवे की, उसमें फर्स्ट सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। यानी कि 1 से 25 तक क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो सेकंड सीरीज है वह है 26 से लेकर 50 तक। दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। जब दो जीव साथ रहें तथा एक को लाभ तथा दूसरे को कोई लाभ ना हो तो वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है कॉमेंसलिज्म। क्या कहलाता है? कॉमेंसलिज्म। जब दो जीव साथ रहें तथा एक को लाभ तथा दूसरे को कोई लाभ ना हो तो इसे कॉमेंसलिज्म कहते हैं। दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक जीव को लाभ तथा दूसरे जीव को हानि होता है तो उसे परजीवता या पैरासिटिज्म कहते हैं। एक जीव दूसरे जीव की तरह से भक्षण करता है, यानी कि एक जीव दूसरे जीव को भक्षण करता है तो इसे हम प्रीडेशन कहते हैं, यानी परभक्षण कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि गिद्ध। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। भूमि अपरदन की रोकथाम संभव कैसे है? तो इसके लिए पुनः वन रोपण, यानी कि एफोरेस्टेशन बोलते हैं इसको। यही एक साधन है, यानी कि अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएंगे जिससे भूमि अपरदन नहीं होगा। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, डार्विन का सिद्धांत क्या था? तो जो डार्विन का सिद्धांत था वह था नेचुरल सिलेक्शन। क्या कौन सा सिद्धांत था? नेचुरल सिलेक्शन। योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन इन्होंने दिया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। आर्क्योप्टेरिस किनका संयोजक था? यह सरीसृप एवं पक्षियों के बीच की एक कड़ी थी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। सूर्य के प्रकाश से परावैंगनी विकिरण यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है? इससे ओजोन यानी कि O3 जिसका सूत्र होता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 31 पर। वन पारिस्थितिकी तंत्र फॉरेस्ट इकोसिस्टम में हरे पौधे होते हैं। क्या होते हैं? उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर्स। वैसे उपभोक्ता जो उत्पादक से सीधे भोजन प्राप्त करते हैं मूल या प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर कहलाते हैं। ये घास खाने वाले जानवर होते हैं जैसे बकरी, खरगोश, गाय, हिरण, भैंस इत्यादि। प्राइमरी जो कंज्यूमर्स होते हैं उनकी विशेषता होती है कि वो शाकाहारी होते हैं। मृत उत्पादक एवं उपभोक्ता को सरल पदार्थों में अपघटित करने वाले जीव को अपघटक बोलते हैं। इंग्लिश में इनको डीकम्पोजर्स कहते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है? बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई आदि। क्वेश्चन नंबर है 32। जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष के जैविक अपघटक एवं अजैविक घटक के संबंध को इकोतंत्र कहते हैं। बायोटिक फैक्टर के अंतर्गत सजीव जीव जंतु एवं पेड़ पौधे आते हैं। एबायोटिक फैक्टर के अंतर्गत सूर्य, ताप, जल, वायु, प्रकाश आदि आते हैं। ऑटियो इकोलॉजी क्या होता है? केवल एक ही जाति के जीवों के अध्ययन को ऑटियोकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी क्या होता है? किसी क्षेत्र विशेष में पूरे जीव जंतुओं के समुदाय के अध्ययन को साइकोलॉजी कहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किस युग में जीवन नहीं था? तो किसमें जीवन नहीं था? एजाइक कॉल में। ठीक है, देखते हैं। एजाइक कॉल को बोलते हैं प्राग जैविक कॉल। इस कॉल को आर्केन कॉल के नाम से भी जाना जाता है। इस काल की चट्टानों में जीवाश्म पूर्णतः अपसेंट था, या अभाव था, या था ही नहीं। अब पेलिजोइक देख लेते हैं। पेलिजोइक को हम बोलते हैं पुराजीवी काल। इसे प्राथमिक युग भी कहा जाता है। इसी युग में वनस्पति एवं जीवों की उत्पत्ति हुई थी। अब बात करते हैं कैम्ब्रियन कॉल। पेलिजोइक कॉल पुराजीवी महाकल्प के अंतर्गत ही कैम्ब्रियन कॉल आता है, काल आता है। पुराजीवी महाकल्प का प्रारंभिक जो काल था 600 मिलियन से 500 मिलियन ईसा पूर्व। इसे हम कैम्ब्रियन के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं मीसोजोइक महाकल्प। इसे द्वितीय युग भी कहा जाता है, यानी कि सेकेंडरी।
इसे ट्रायसिक, जुरासिक व क्रेटेशियस कालों में बांटा गया है। जुरासिक काल में डायनासोर की उत्पत्ति हुई थी। हॉलीवुड की मूवी भी है जुरासिक पार्क, उसमें मेसोजोइक की भी चर्चा है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34। उत्परिवर्तनवाद म्यूटेशन थ्योरी किसने दी थी? ये दी थी दोनों फ्रेंड्स डी व्रिज। उत्परिवर्तन म्यूटेशन का जो प्रतिपादन था वो ह्यूगो डी व्रिज ने दिया था। इन्होंने एक नया उत्परिवर्तन सिद्धांत भी दिया था जिसे नो डार्विनवाद के नाम से हम सभी लोग जानते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन्होंने मटर के पौधे पर अपना जो प्रैक्टिकल किया था वो मटर के पौधे पर किया था। उद् विकास के क्षेत्र में सर्वप्रथम मत देने वाले वैज्ञानिक लैमार्क थे। इन्होंने 809 में फिलोसफिक जूलॉजिक पुस्तक प्रकाशित की थी। कौन सी पुस्तक थी? फिलोसफिक जूलॉजिक पुस्तक थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35। एक माइक्रोन होता है 1/1000 mm, ठीक है, या 0.001 mm। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। उत्परिवर्तन म्यूटेशन का कारण क्या है? तो क्रोमोसोम में परिवर्तन, जीन में परिवर्तन एवं डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड में परिवर्तन आदि कारण होते हैं म्यूटेशन के। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37। पैलेंटियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो पैलेंटियोलॉजी में हम लोग अध्ययन करते हैं जीवाश्म यानी कि फॉसिल्स। जीवाश्म क्या होता है? कोई चीज़ भूकंप में काफ़ी समय तक दबी रही, भूकंप आया, वो वस्तु या पेड़ हुआ या कोई बिल्डिंग हुई, अधिकतर पेड़ बड़े बड़े हो गए, वो हजारों साल तक उसी के नीचे दबे रहे, तो वो किसका रूप धारण करेंगे? जीवाश्म का रूप धारण करेंगे। और पक्षियों के अध्ययन को हम लोग ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। अस्थियों के अध्ययन को हम लोग ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 38 पर। डायनासोरों का सुनहरा काल किस महाकल्प को कहते हैं? वो है मीसोजोइक काल। कौन सा काल है? मीसोजोइक काल। इस काल के ट्रियासिक काल को रेप्टिलिया एरा, यानी कि जो रेंगने वाले होते हैं कीड़े या सर्प वगैरह जो भी हों, रेप्टिलिया के अंतर्गत जो भी जीव आते हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। इस काल को 3 उपकालों में बांटा गया है, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रेटासिस। तो जुरासिक के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसमें आपने डायनासोर की मूवी वगैरह भी हॉलीवुड देखी होगी, उसमें आपने ये चीज़ देखी होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39। जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई है? तो जीवन की उत्पत्ति हुई है प्री कैम्ब्रियन में। किस में हुई है? प्री कैम्ब्रियन में। इसमें होता क्या? इस काल में रीढ़ विहीन जीव का प्रादुर्भाव हो गया था। ठीक है। अब बात करते हैं सीनोजोइक काल की। इसे क्या बोलते हैं? सीनोजोइक काल को इसे नवजीवी महाकल्प भी कहा जाता है। इसे तृतीयक या टर्सरी यानी कि तीसरा युग भी कहा जाता है। इसे इराक के पैलियोसीन काल में सर्वप्रथम स्तनपाई मैमल्स जो बच्चों को जन्म देते हैं, पुच्छहीन बंदरों का आविर्भाव हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40। आधुनिक मानव के अभिनव पूर्वज कौन थे? तो अभिनव पूर्वज की बात करें तो वो थे क्रो मैग्नोन मानव। कौन थे? क्रो मैग्नोन मानव थे। ठीक है। आधुनिक मानव अथवा होमोसेपियंस के अभिनव पूर्वज निएंडरथल मानव थे। इनकी जो आयु आज से लगभग 20,000 से 30,000 वर्ष पूर्व नोटिस की गई या आकलित की गई है। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं प्रश्न नंबर 41 पर। मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई थी? तो जो मानव की उत्पत्ति है वह हुई थी प्लायोसीन में। किस युग में हुई थी? प्लायोसीन। सीनोजोइक इरा के प्लायोसीन युग यानी कि जिसकी टाइमिंग है 70 मिलियन से 60 मिलियन ईसा पूर्व मानव के पूर्वजों का विकास हुआ था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। चट्टानों पर रंगीन चित्रकारी सर्वप्रथम किसने की थी? तो स्वाभाविक है जो हमारे पूर्वज रहेंगे क्री मैग्नोन मानव। कौन थे? क्रो भी बोलते हैं, क्री भी बोलते हैं, दोनों चीज़ें बोलते हैं। क्रो मैग्नोन मानव। अब आते हैं 43 पर। आयोडीन युक्त नमक की मानव शरीर में क्या भूमिका है? तो इसका रोल क्या होता है? थायराइड ग्रंथि के कार्य का नियमन करना। और आयोडीन की अगर कमी हो जाएगी तो इससे रोग होता है ग्वाइटर। ठीक है। और ग्वाइटर को हम
पहचानें कैसे? इसमें गर्दन में जो है उसमें स्वेलिंग आ जाती है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44। मानव विकास इवैल्यूएशन ऑफ मैन कहाँ हुआ था? इसका जो आंसर है वह है मध्य एशिया। कहाँ हुआ था? मध्य एशिया में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी है? तो सबसे निकट संबंधी कौन सा? गोरिल्ला है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46। किस अवस्था में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस रोग गर्भपात कर सकता है? तो इसका जो आंसर होगा उसमें होगा RH पॉजिटिव यानी कि RH पॉजिटिव पति तथा RH निगेटिव पत्नी। देखिए एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटोलिस क्या बोलते हैं इसको? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटोलिस। इसमें क्या होता है कि पति क्या है कि RH पॉजिटिव और जो पत्नी है वह RH निगेटिव। लैंड स्टीनर एवं वीनर ने 1940 में रीसस मंकी में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जिसे इन्होंने RH फैक्टर कहा। जिस व्यक्तियों में RH पाया जाता है उनका रक्त RH पॉजिटिव तथा जिसमें RH नहीं पाया जाता उनका रक्त RH निगेटिव कहलाता है। भारत में 97% लोगों में RH पॉजिटिव तथा 3% लोगों में RH निगेटिव पाया जाता है, और जबकि यूरोप में क्या है 85% लोगों में RH पॉजिटिव तथा 15% लोगों में RH निगेटिव पाया जाता है। यदि पति में RH पॉजिटिव तथा पत्नी में RH निगेटिव हो तो वैसी स्थिति में विज्ञान शादी करने की अनुमति नहीं देता है। मनुष्यों में रक्त में भिन्नता RBC में पाए जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन के कारण होता है। RBC का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड कार्पल्स या रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कणिकाएं, और इनका जीवन काल क्या होता है? 120 दिन लगभग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? वो होती है आयरन, और इसकी कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। और मैग्नीशियम आपको बता दें Mg की कमी से कौन सा होता है? पेशी तंत्र एवं तंत्र का रोग होता है। Zn या जिंक की बात करें तो इससे इंसुलिन कार्य के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी से उपापचयी क्रियाएं प्रभावित होती हैं। CO की कॉपर की बात करें पौधों में श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं। इसकी कमी से पौधों में स्तंभों का डाइबैक रोग हो जाता है, डाइबैक ऑफ शूट्स नामक रोग हो जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48। गुणसूत्रों जिनको इंग्लिश में क्रोमोसोम्स बोलते हैं पर जीनों की उपस्थिति का क्रम क्या है? तो इसमें क्या है दोस्तों? रेखाकार यानी कि लाइनर होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49। AB रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है किसको? AB को। AB रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर AB वर्ग वाले व्यक्ति को ही दिया जाएगा। AB ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल एक्सेप्टर यानी कि सर्वग्राही रक्त समूह भी कहते हैं। O ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप भी कहते हैं यानी कि सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। AB ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षी नहीं होता, और O ब्लड ग्रुप में एंटीजन यानी कि प्रतिजन नहीं होता है। दोस्तों अब है क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में लिंग सहलग्न यानी कि सेक्स लिंग रोग कौन सा है? तो वो ऑप्शन है C वर्ण अंधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस। और हीमोफीलिया एवं सिकल सेल एनीमिया भी सेक्स लिंक्ड डिजीज हैं। निकट दृष्टि दोष में नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसमें नेत्र गोलक बढ़ जाता है तथा फोकस दूरी भी घट जाती है। इस दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को अवतल लेंस का चश्मा लगाना चाहिए। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। दोस्तों स्पेशली ये वीडियो है RRB रेलवे ग्रुप D के लिए, और जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। दोस्तों थैंक यू।